सर। वेलकम बच्चों। मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको साइंस का 8वां पाठ उपयुक्त एवं उपद्रवी सूक्ष्म जीव इसका थोड़ा सा एक भाग जो है उसका रिवीजन पुनरावर्तन में आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है किण्व, डबल रोटी और प्रतिजैविक। पुनरावर्तन लेक्चर है ये, यानी कि रिवीजन है। पहले आपको पढ़ा दिया गया है तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो वापस से आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए, इसके लिए एक पुनरावर्तन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक का नाम है, जो पहला टॉपिक आज मैं लेने वाली हूँ वो टॉपिक है किण्व, यानी कि ईस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये किण्व क्या होता है। ठीक है, हमने कहाँ देखा है, कैसा दिखता है ना। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं ये सुनने के बाद कि किण्व क्या होता है। एक ठीक है, किण्व क्या है, कैसा दिखता है और हमने कहाँ देखा है। तो सबसे पहला बच्चे की किण्व इतना छोटा होता है ना कि उसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते। मतलब आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे सूक्ष्म जीव या फिर हम कहें जीवाणु जो हमारे बहुत काम के होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि आपने किण्व कहाँ देखा होगा बच्चों। एक छोटा सा ना, आपने घर में भी उसका इस्तेमाल देखा है कि कहाँ होता है कभी। ठीक है, कभी अगर आपकी मम्मी ने इडली बनाया होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं दिखता है हमको, हम इडली खा लेते हैं चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन देखो क्या करते हैं हम कि रात को मम्मी सब पीस के रखती है, चावल दाल साथ में पीस के रख देती है रात को। करीब करीब 8 से 10 घंटे के बाद सुबह जब उस आटे को देखते हैं ना, तो वो आटा फूला हुआ दिखता है। ठीक है, नहीं देखा होगा तो मम्मी को पूछो कि रात को जब बर्तन में रखा तो कम दिख रहा था, और सुबह जब हमने उसको 10-12 घंटे के बाद खोल के देखा, ठीक है, तो वो आटा फूला हुआ दिखा। कुछ नहीं किया था, उसको सिर्फ ढक के रख दिया। कितनी देर के लिए? 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो अब सवाल ये है कि वो फूला फूला कैसे। ठीक है ना, तो बच्चों देखो, जीवाणु हर जगह मौजूद है। ठीक है ना, तो उसमें ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव थे जिन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। समझ में आया? तो जब मम्मी उसको चम्मच घुमाती है ना, तो उसमें देखो होल होल दिखते हैं, बहुत सारे होल। और जब उसको ऐसा फेंटा जाता है ना, तो एक अलग सी खुशबू आती है उसके अंदर से। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसका किण्वन करते हैं या फिर खमीर बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आटा फूलने की, वो अपने आप में किण्वन है। ठीक है, तो वो किण्व किसने किया? किण्वन का की जो प्रक्रिया थी किसने की? किण्व ने की, यानी कि ईस्ट ने की। ठीक है, अभी ये ईस्ट है क्या? तो वो एक तरह की फफूद है बच्चों। ठीक है, हमको खाली यही पता है कि फफूद खराब होती है, जैसे कभी रोटी पे लग गई, ब्रेड पे लग गई, या फिर अचार में जो लग जाती है, तो वो फफूद सिर्फ खराब होती है। तो ऐसा नहीं है, फफूद बहुत काम की भी होती है। तो उसमें जो सूक्ष्म फफूद लगती है, ठीक है, वो बहुत काम की होती है। ठीक है, तो किण्व क्या है? एक सूक्ष्म फफूद है जिसे सामान्य भाषा में हम खमीर भी कहते हैं। जैसे वो आटा फूल गया ना अच्छे से, तो हम बोलते हैं कि अरे हाँ ये फूल गया है, मतलब इसमें खमीर आ गया है, इसका किण्वन हो गया है। ठीक है, तो अब जो सूक्ष्म फफूद है किण्व, ठीक है, वो क्या होता है? परपोषी होता है। परपोषी मतलब जो दूसरों से पोषण लेके जीवित रहता है, यानी कि अपना खाना खाने के लिए किसी और पर निर्भर रहता है। तो किस पर निर्भर रहता है? कार्बनिक पदार्थों पर। कार्बनिक पदार्थ कौन से? जैसे चावल हो गया, या फिर उसमें जो दाल है, या फिर जो भी कार्बन युक्त पदार्थ उसके अंदर होते हैं, वो सब कार्बनिक पदार्थ हैं जिनको खा के किण्व अपना पोषण करता है। ठीक है, और 10 से 12 घंटे ही लगते हैं इनको अपनी जनसंख्या बढ़ाने में। ठीक है, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये एक कोशिकीय कवक है, इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। केवल एक ही कोशिका होती है इनके अंदर।
ठीक है। आपको बताया गया होगा कि कोशिका क्या होती है, तो केवल एक ही कोशिका होती है और उसी कोशिका में इनकी सारी प्रक्रियाएं हो जाती है, ठीक है। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ऐसे कवकों की? तो ऐसे कवकों की लगभग 1,500 प्रजाति। सोचिए, कवक, है ना। जैसे हम इंसानों की इतनी प्रजाति है, सबके पास कॉमन चीज है, हाथ, नाक, कान, पैर, और आप देख लो तो आपके आसपास हर कोई अलग दिखाई देगा। वैसे ही जो कवक होते हैं उनकी लगभग 1,500 प्रजातियां अस्तित्व में है बच्चों, ठीक है। अब ये किण्व दिखता कैसा है? तो जो ये आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, देखा है आपने? देखो ऐसा ऑरेंज कलर के गोल गोल है। अगर माइक्रोस्कोप से हम उनको देखें तो किण्व ऐसा दिखाई देगा कि छोटा छोटा गोल गोल है, थोड़ा सा चपटा है, जिसको बोलेंगे लंब वृत्ताकार है, अंडे के आकार का होता है, ठीक है। तो कवक की कोशिकाएं वहां दिख रही हैं जो ये ऑरेंज कलर से दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये एक देखो, ठीक है, कवक की कोशिका, तो उसके अंदर आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे केंद्रक है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका भित्ति होती है उनके अंदर, ठीक है। तो ऐसा दिखता है किण्व जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबवृत्ताकार होती हैं और रंगहीन होती हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। किण्व में जो प्रजनन है वो मुकुलन पद्धति द्वारा होता है और लैंगिक पद्धति द्वारा, ठीक है। मुकुलन मतलब ये छोटी छोटी कलियां आती हैं, ठीक है, टूट करके किण्वों का निर्माण करती है। ये लैंगिक नहीं, अलैंगिक प्रजनन है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वो गूगल टाइप नहीं करता है ठीक से कभी कभी। तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा इनकी वृद्धि होती है। पोषण के समय किण्व कोशिकाएं कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में करती हैं, जिससे वो गैस निकलती है और इसी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं, ठीक है। पोषण करते समय मतलब जब भी अगर हमने किसी खाने में या फिर किसी भी पदार्थ में उसको मिक्स कर दिया, तो उसमें जितने भी कार्बन के पदार्थ हैं, किण्व उसको खाता है और खाने के बाद क्या बनाता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए अगर आप टेस्ट देखो तो थोड़ा सा जो बदला हुआ टेस्ट होता है। अगर आप चावल खाओ तो उसका जो भात बनाते हैं हम तुरंत कुकर में या टूप में, तो उसका जो स्वाद होता है वो अलग होता है। वहीं 10 से 12 घंटे जब उसको भिगा के पीस के हम बनाते हैं, तो जो हम इडली खाते हैं उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें किण्व मौजूद है उन्होंने अल्कोहल बनाया है और क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसकी गंध भी बदल जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो उसको थोड़ा सा हल्का कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमको हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे काम की चीजें हैं किण्व करता है, ठीक है। क्या क्या है? शक्कर के कारखानों में, ठीक है, शक्कर का कारखाना नहीं देखा होगा बच्चों, लेकिन पता है शक्कर के कारखाने में जब भी शक्कर बनाई जाती है, ठीक है, तो शक्कर के साथ साथ अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है? अल्कोहल। शक्कर के साथ साथ, यानी कि जो शराब पीते हैं ना लोग, वो भी एक तरीके का अल्कोहल ही है। तो जब शक्कर बनाते हैं तो अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। चलो, गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है। ये आपने देखा होगा अगर कभी आप गांव में गए हो, चलो अपने गुड़ बनने का प्रोसेस देखा होगा ना। तो गन्ने के रस से पहले क्या बनाते हैं? शीरा बनाते हैं। उसको बहुत गर्म करते हैं और गर्म करके ना उसको थोड़ा थिक किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है? शीरा बनता है। और जो शीरा होता है ना उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। शीरे में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ है तो क्या करते हैं? उसमें किण्व मिलाते हैं, ठीक है। कौन सा किण्व मिलाते हैं? उस किण्व का नाम है सेक्रोमाइसिस, ठीक है। सेक्रोमाइसिस नाम का एक किण्व होता है जो जिसको उस शीरे में मिला दिया जाता है। शीरे में मिला करके उसको रखा जाता है कुछ घंटों के लिए, ताकि उसका किण्वन हो सके। किण्वन हो सके मतलब क्या? जो किण्व उसमें हमने डाला है वो अपना काम कर सके। तो क्या बनाएगा? वो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो किण्व जो होता है वो पोषण के बाद क्या बनाता है? पोषण के बाद वो बनाता है अल्कोहल। तो इस प्रक्रिया में जो अल्कोहल बनता है वो है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल बनता है बच्चों। पता है इथेनॉल का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या महत्व है इथेनॉल का? अभी अगर आपने कल न्यूज देखा होगा तो कल की न्यूज में भी था कि जो हमारी सरकार है वो ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढ रही है जो फैक्ट्री में बनाए जा सके। यानी कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चालू है
ताकि पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस किया जा सके, यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। अभी आपको नहीं, अभी लैब में नहीं यूज करते हैं प्रयोगशाला में, लेकिन पहले पता है, जैसे दिया बत्ती जलाते हैं ना, आप दिया बनाते हैं तो तेल भरते हैं और उसमें आप लगाते हैं तो जलता है। तो जब प्रयोगशाला यानी कि जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो वहां अगर कुछ भी गर्म करना है तो हमको एक छोटा सा दिया जैसा दिया जाता था, जिसमें नीचे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भरा हुआ होता था। तो इथाइल अल्कोहल वैसे ही काम करता है एक ईंधन की तरह, यानी कि एक फ्यूल। तो रिसर्च चालू है कि इथेनॉल को हम गाड़ियों में भी यूज कर सकते हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल को भविष्य के लिए बचाया जा सके। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट चालू है इथेनॉल को मेन फ्यूल की तरह यूज करने के लिए, ताकि जो सीएनजी है, ये सब क्या है, पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे। फिर आगे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगे, है ना। तो इथेनॉल, अगर इथेनॉल कैसे फैक्ट्री में भी बन सकता है, तो फैक्ट्री में बनी हुई चीज अगर गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने लगे, तो सोचिए कितना पेट्रोलियम पदार्थ हम बचा लेंगे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है। इसके साथ ही इथेनॉल से और क्या बनता है, स्पिरिट, मद्य पदार्थ मतलब अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं वो बनती है। ठीक है। और इसके साथ ही धुआं, और दूसरा फायदा क्या है पता है, कि धुआं नहीं होता है इससे। मतलब पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करो तो धुआं होता है ना, इससे धुआं भी नहीं होता, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ठीक है। और इतना ही नहीं, इथेनॉल के जैसे इथेनॉल बनाते हैं गन्ने के शीरे से, वैसे ही मक्का और जौ का जो किण्वन होता है वो करके भी ये पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो शक्कर का शीरा निकलता है उसमें सैक्रोमाइसिस किण्व डालते हैं, उसका किण्वन करते हैं और इथेनॉल निकाला जाता है। ठीक है। उस इथेनॉल से स्पिरिट बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, और बहुत सारे दूसरे रसायन भी इथेनॉल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा फायदा क्या है इथेनॉल का, धूम्र विरहित है। ठीक है। उससे धुआं नहीं होता है, किसी भी तरह का धुआं उससे नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके। इसके अलावा अंगूर के रस में होने वाले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, जो अंगूर आपने खाया, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना उसमें। ठीक है। तो क्या होता है अंगूर में ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। ठीक है। शर्करा मतलब क्या, शक्कर, कोई भी शक्कर। ठीक है, जो हमारे खाने में पाई जाती है। जैसे क्या बोलोगे आप, जैसे आप रोटी खाते हो, देखा है थोड़ा सा मिठास होता है, हम उसमें शक्कर भी डालते हैं, लेकिन अगर आप रोटी चबाओ अच्छे से ना, तो आपको थोड़ी सी एक मिठास लगेगी, उसमें भी ग्लूकोज होता है। आप चावल खा सकते हो, वैसे आप चावल खाओ, चावल में भी थोड़ी सी एक अपनी मिठास होती है। ठीक है। तो वही शर्करा है, जो सब जगह की किताब में लिखा हुआ है ना कि शर्करा शर्करा। तो शर्करा क्या है, शर्करा खाने वाले पदार्थों में पाई जाने वाली प्राकृतिक मिठास है। ठीक है, उसको हमने ऐड नहीं किया शक्कर डाल करके। जो मीठापन होता है चावल में या रोटी में, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, वही क्या है, वही एक तरह की शर्करा है। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो अंगूर का रस निकालते हैं और उसका किण्वन करते हैं। ठीक है, अंगूर के रस का किण्वन किया जाता है और उससे वाइन बनाते हैं। आप ये फोटो में देख सकते हो, जो नीचे लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, वाइन वैसे दिखती है, अंगूर की वाइन होती है। अंगूर का किण्वन करके वाइन बनाते हैं। ठीक है, बहुत महंगी होती है, शराब से तो बहुत महंगी होती है वाइन। ठीक है। तो वाइन बनाई जाती है ये अंगूर के रस से। इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जानना, कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, और किण्वन कौन करता है, किण्व करता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है। उसके बाद जैव उपचार में, यानी कि और क्या क्या किया जा सकता है इसका उपयोग करके, किसका, किण्व का उपयोग करके बच्चों। हाँ, तो जैव उपचार में अभी देखो कैसा है, कि जब पाम तेल बनाते हैं, आपने खाया रहेगा, पाम तेल खाते हैं ना। एक मिनट बच्चों जरा, पाम तेल बनाया जाता है। ठीक है। तो पाम तेल जब बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे विषैले पदार्थ निकलते हैं। ठीक है ना, उस प्रक्रिया में बहुत सारे विषैले पदार्थ निकलते हैं। तो एक किण्व होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है यारोविया लाइपोलिटिका। क्या नाम है किण्व का, देखो कितना अंग्रेजी वाला नाम है, ये सुनने में भी और बोलने में भी टफ है, लेकिन बहुत ही काम का है। ये है यारोविया लाइपोलिटिका। तो क्या करता है कि जब हम इस किण्व को डाल देते हैं ना, तो वो क्या करता है, जितने भी हानिकारक लवण है या धातु है, उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है,
उनको अवशोषित कर लेता है, यानी कि उनको अपने अंदर ले लेता है। तो जो बाकी का पानी है या फिर जहाँ भी उनको डाला गया है, वो चीज क्या होती, जो भी प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहेंगे उसको, हानिकारक नहीं होती है। ठीक है। उसी के जैसे एक दूसरा किण्व है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरोविसी। ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरोविसी किण्व क्या करता है, वो आर्सेनिक एक क्या कहते हैं धातु होती है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो जब ये धातु पानी में होती है या और कहीं होती है तो उसको अवशोषित कर लेगा ये किण्व और उस पानी को स्वच्छ कर देगा। इसके अलावा एक दूसरा जीवाणु है जिसका नाम है एल्काइनी बोरैक्स। ठीक है। वो क्या करता है, समुद्र के तेल के रिसाव की सफाई करता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अभी आपने सुना रहेगा कि बहुत सारे शिप्स आए थे, जिनके एक शिप था जिसका जो तेल था वो पूरे समंदर में फैल गया था। तो उस तेल को कैसे निकाला जाएगा, ना हम छान सकते हैं ना हम उस तेल को जमा कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे जीवाणुओं को समुद्र में डाल देते हैं। तो वो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उस समुद्र के तेल को ले लेते हैं अपने अंदर और उस तेल की सफाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना। और उनकी फोटो कैसे कैसे दिखते हैं वो, तो ये जो ऊपर वाली फोटो है वो यारोविया लाइपोलिटिका की है, जो थोड़ी सी भूरे रंग की दिखाई दे रही है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना प्लेट में, ये है एल्कानी बोरैक्स। ठीक है। ये जो किण्व है वो इस तरह के दिखते हैं। ये फोटो है जो गूगल से ली गई है और इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपके किताब में कि डबल रोटी कैसे बनती है बच्चों। तो डबल रोटी मतलब क्या, जो पाव या ब्रेड हम खाते हैं वही डबल रोटी है। जो घर की रोटी है वो रोटी होती है, जो पाव है या फिर आपके ब्रेड का जो आपके पिज्जा का जो बेस होता है या फिर जो पाव होता है उसको डबल रोटी कहते हैं। ठीक है। बनाते कैसे हैं बच्चों, इसमें किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है ताकि वो फूल जाए। ठीक है। कैसे फूल जाती है कि जो भी इसका आटा है, जैसे मैदे से अगर बनाई जा रही है तो मैदे में थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया जाता है और उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, मिक्स करके अच्छी तरीके से। और जब उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है ओवन में या फिर जहाँ पाव बनता है, बड़ी बड़ी मशीन होते हैं वहां पे, तो वो जो ईस्ट होता है ना, उसने पहले से प्रक्रिया करके अल्कोहल और वो बना के रखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और जो वो आटा है वो फूल जाता है। ठीक है। फूल जाता है, जालीदार हो जाता है, रंध्रमय हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का होता है। इसलिए अगर आप पाव खाओ तो देखो आप नरम भी हो जाता है ना, तो काफी आपके मुंह में नरम लगेगा और गले से सरक जाता है। जबकि रोटी जो होती है उसको काफी चबाना पड़ता है हमारे घर की, क्योंकि वो डबल रोटी नहीं है, उसमें ईस्ट नहीं डाला गया है, इसलिए वो फूलती नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है, प्रतिजैविक। हमने ये नाम नहीं सुना, प्रतिजैविक बहुत टफ है क्योंकि ये सिर्फ किताब में होता है। लेकिन एंटीबायोटिक आपने सुना होगा कभी, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो ना, तो आजकल बहुत कॉमन है कि डॉक्टर को सामने वाले पेशेंट को जल्दी से ठीक करना है तो दुनिया भर का एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, बोलो भाई आपको ये एंटीबायोटिक खाना ही है अभी। ठीक है। हर चीज में, मलेरिया है एंटीबायोटिक देंगे, सर्दी खांसी है एंटीबायोटिक देंगे, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, आराम से खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक है क्या, दवाई है। दिखती कैसी है, जैसे आपका नॉर्मल कैप्सूल दिखता है, टैबलेट दिखता है आपका, या फिर सिरप होता है, सब सब फॉर्म में आती है। इंजेक्शन भी लगा सकते हैं एंटीबायोटिक का, दवाई ही है एक तरह की। ठीक है। जिसको इतना बड़ा नाम दिया है ना प्रतिजैविक, वो दवाई है। ठीक है। टैबलेट के फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, ठीक है, सिरप में आती है और इंजेक्शन भी होता है इसका। तो क्या करती है, देखो सबसे पहली लाइन के प्रतिजैविक है क्या। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का विनाश कर उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से पाए गए कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक है। यानी कि एंटीबायोटिक बनाते किससे हैं, कवक से। ठीक है, ध्यान में रखना, एंटीबायोटिक से कवक से ही बनाते हैं। तो ये कवक क्या करता है, दूसरे जीवाणुओं को या तो मार देता है या तो उनकी वृद्धि को रोकता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ, कवकों को नष्ट कर देना, दूसरे जीवाणुओं को नष्ट कर देना, या फिर उनकी वृद्धि को रोकना। ठीक है, नहीं बढ़ने देना, ये जीवाणुओं के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है। और जो कुछ प्रतिजैविक होते हैं वो आदिजीवियों को भी नष्ट करते हैं। आदिजीवी मतलब क्या, अमीबा है, पैरामीशियम है, उनको भी नष्ट करते हैं। ठीक है। अभी पता है आपको, कोरोना के टाइम पे ना जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दिया गया, जो लोग भी कोरोना से ठीक हुए हैं या फिर जिनको भी सर्दी खांसी हुई,
तो डॉक्टरों ने ना एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, वही सबको खिलाया है। वो क्या करता है पता है? एजिथ्रोमाइसिन बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकता है। जैसे बोलते हैं ना, कैपेसिटी होती है हर एक कवक की कि वो कितने दूसरे जीवाणुओं को मार सकता है। तो एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविक है जो बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकता है। तो आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे देखो, पेनिसिलिन सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन सुना होगा, एमोक्सिसिलिन आपने सुना होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कभी भी डॉक्टर की दवाई लेके आते हो ना, तो नाम पढ़ा करो, थोड़ा सा हमको मिलता है कि लास्ट में अगर सिन सिन न ऐसा बहुत सारे आते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक ही होता है, ठीक है। अभी एक होता है जिसको बोलते हैं विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक। तो विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या होता है पता है आपको? मान लो कि आप डॉक्टर के पास गए और आप डॉक्टर को बोल रहे हो, डॉक्टर मेरे गले में बहुत खराश है, मैंने बहुत सारी दवाई ली है, सब जितनी भी दवाइयां पता थी कफ सिरप ले लिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो। अब डॉक्टर कंफ्यूज कि भाई इसको क्या इन्फेक्शन हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, सारी दवाइयां ट्राई कर, तो क्या करेगा? वो आपको एक ऐसा एंटीबायोटिक देगा जो बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकता है। मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता है कौन सा जीवाणु, तो अगर वो बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकता है तो आपको वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देगा। तो ये जितने भी नाम लिखे ना नीचे, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यानी कि बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकते हैं। और ये तभी दिया जाता है जब रोग के लक्षण दिख रहे हों, लेकिन रोग जंतु कौन सा है ये नहीं पता चल रहा। समझ में आया? ये इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये सारे टैबलेट्स आप देख सकते हैं, ऐसी दिखती है एंटीबायोटिक्स, नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। तो कैसा दिखता है? जैसा आपकी स्क्रीन पे इनका फोटो दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसा ही। टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सिरप है, सब फॉर्म में लोगों को दिया जाता है खाने के लिए, दवाई की तरह, ठीक है। और अगर समझ में आ गया कि यही रोग है, इसी की वजह से, मतलब यही जीवाणु है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपको मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक दिया जाता है, यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। कब? जब हमको पता है कि हाँ यही रोग है। मान लो कि आपके त्वचा पे खुजली हो रही, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि सर यहाँ देखिए मुझे बहुत खुजली हो रही है मेरी त्वचा पे और ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने देखा कि हाँ लाल लाल दाने दिख रहे हैं, साइड साइड में रैशेस भी है और पानी भी भरा हुआ है, तो समझ जाएगा कि हाँ इस जीवाणु की वजह से हुआ है। तो आपको एक छोटा सा ट्यूब दे देगा, जो आप लगाओगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में डॉक्टर को समझ गया किस वजह से ये जो संसर्ग है या इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको पेनिसिलिन देगा, जेंटामाइसिन देगा, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे एंटीबायोटिक्स देगा जिनमें हमको रोग के लक्षण पता होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा वो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझा या फिर डाउट है तो फिर आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हो कि क्या है करके, ठीक है। ये तो है प्रतिजैविक बच्चों, ठीक है, लेकिन जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनके बारे में नहीं बताना ना, ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक्स पढ़ा रहे हो और इनके पे नहीं पढ़ाया तो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि गुनाह हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन है? इनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। क्यों इनका महत्व है? ठीक है, आज एंटीबायोटिक्स बहुत यूजफुल है, मालूम है। मतलब बहुत सारे रोग, कोई भी रोग हो जाए, गला खराब है, कान दुख रहा है, कान में खुजली हो रही है, पेट दुख रहा है, चोट लग गई है, भारी चोट नहीं भर रही है, डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है, सब हर क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहला एंटीबायोटिक जिन्होंने बनाया था वो थे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है कौन और क्या दिया उन्होंने विज्ञान को, या फिर जो हमारा औषधि का क्षेत्र है उनमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये ना खोज कर रहे थे, ठीक है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और ये खोज कर रहे थे कि एंटीबायोटिक हम क्या कैसे बनाए या प्रतिजैविक कैसे बनाए, या फिर अगर किसी रोग से लड़ना है और हमको कवक का इस्तेमाल करके ये काम करना है तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने किया था, एक प्ले किया था और सजीव है छोटा जिसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। उस जीवाणु का निरीक्षण कर रहे थे और उसको प्लेट में रख दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना वो बहुत लंबे चलते हैं और बहुत टाइम लगता है उनकी स्टडी करने में, उनको प्रूफ करने में। तो उन्होंने स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि हाँ ये कैसे काम करेगा, इसके गुणधर्म क्या है, किसको किसको कौन से दूसरे जीवाणु को मार सकता है। तो उन्होंने उसको प्लेट में रख दिया, ठीक है। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने वो प्लेट उठा के देखा तो क्या दिखा उनको कि फफूंदी के जो धब्बे थे ना वो बढ़ गए हैं थोड़े से,
ठीक है, मतलब जो फफूंदी जैसे धब्बे दिख रहे थे वो बढ़ गए हैं, और उस फफूंदी के आसपास की जो जगह थी ना वो पूरी साफ हो गई थी। तो अब उन्होंने को अब सोचने वाली बात है कि जो फफूंदी के आसपास की जगह है वो साफ कैसे हो गई। तो उन तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो ये स्टेफाइलोकोकस है, इसने अपने आसपास के जीवाणुओं को नष्ट कर दिया है, और ये जो जीवाणु है या फिर ये जो फफूंदी है, ठीक है, वो पेनिसिलियम है। ठीक है, पेनिसिलियम है, यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस था उन्हें उसने पेनिसिलियम बनाया, और उस पेनिसिलियम ने बाकी के जीवाणुओं को नष्ट कर दिया, और उन्होंने उसको सिद्ध करके भी दिखाया। ठीक है, और इस अचानक से हुई घटना के कारण पूरे विश्व को एक प्रतिजैविक मिला जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, तो अगर पेनिसिलिन के बारे में बताया जाए या प्रतिजैविक के बारे में बताया जाए और आपको डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में न बताया जाए, ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया है विज्ञान को, एंटीबायोटिक दिया है। ठीक है, एक ऐसी दवाई जो बहुत सारे रोगों पर कारीगर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला एक प्रतिजैविकों का समूह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं। स्टेफिलोकोकस क्लोस्ट्रिडियम को कई प्रजाति के जीवाणु से होने वाले रोगों को काबू में लाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। कान है, नाक है, गला है, त्वचा है में जीवाणु द्वारा होने वाला संसर्ग तथा निमोनिया, स्कारलेट ज्वर में उपचार के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधियां उपयुक्त होती हैं। ठीक है, कान में इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर ड्रॉप देखता है, देखो हम ले लेते हैं, हमको नहीं पता होता है क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो, वो एक तरह का एंटीबायोटिक ही हो। तो कभी भी आप दवाई लेते हैं तो एक बार नाम जरूर पढ़ो आप। ठीक है, या फिर डॉक्टर अभी कभी आपको दवाई देते हैं तो उसको जरूर पूछो कि सर ये क्या है, नॉर्मल टैबलेट है या एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी जो भी हम दवाई ले रहे हैं उसके बारे में आपको होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए पता है बच्चों? बहुत एक कॉमन सी चीज लोग करते हैं कि अगर ये दवाई ली मैं ठीक हो गया, तो वही दवाई पकड़ा देते हैं, ले भाई तू भी खा ले, तू भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी डॉक्टर कोई भी दवाई देता है तो वो सामने वाला, मतलब ना, हर किसी का जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए जो एंटीबायोटिक होता है वो हमेशा डॉक्टरों की सलाह से ही लेना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह के बिना हमको कोई भी एंटीबायोटिक खुद से लेके नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके शरीर को बहुत नुकसान हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर फायदा करते हैं ना तो वो नुकसान भी करते हैं। ठीक है, जैसे हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही एंटीबायोटिक्स का भी साइड इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर। तो कभी भी लेने के पहले डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, औषधियों की दुकान से डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक ना मांगे, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से सीधा मांग के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन सी चीज है आज भी, मेडिकल स्टोर वाले को सब पता होता है, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो आधा डॉक्टर होता है। आप जाके बोलते हो कि सर मेरा पेट दुख रहा है, दे दी भैया एंटीबायोटिक ले खा ले। ठीक है, लेकिन जब साइड इफेक्ट होगा तो वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि उसने आपको लिख के नहीं दिया होता है। तो कभी भी मेडिकल स्टोर पे जा करके हमको ये इस चीज की दवाई चाहिए मांग के नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके गले में दर्द है, आपको सर्दी है, खांसी है, हल्का फुल्का बुखार है, छींक आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि आपके जो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता है वही इनको ठीक कर दे। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए हम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम थोड़ा सा भी सर्दी खांसी भी हमको बर्दाश्त नहीं होता है, जाके हम दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। मात्रा पूर्ण होने पर पहले तबीयत ठीक लगी तो भी प्रतिजैविकों की निर्धारित मात्रा पूर्ण कीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि ये एंटीबायोटिक आपको 7 दिन खाना है तो 7 दिन आप खाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना उसका कोर्स है, क्योंकि जीवाणुओं का जो जीवन काल है ना वो फिक्स होता है कि 7-8 दिन में मरेंगे। जैसे देखो, और आप सर्दी खांसी देखो तो पहले हल्की सी होती है, फिर बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि 7 से 10 दिन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके के जीवाणुओं का इफेक्ट है, जीवाणुओं और विषाणुओं का इफेक्ट है हमारे शरीर पर। ओके,
और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए प्रतिजैविक दूसरों को ना बताएं। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो दवाई आप पे काम कर रही है तो खुद से डॉक्टर ना बने बिना डिग्री वाला, ठीक है, कि सामने को भी वो आप पकड़ा दो कि लो भाई आप ये दवाई खा लो, नहीं, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई दवाई लेनी भी नहीं चाहिए और दूसरों को देनी भी नहीं चाहिए। आप डॉक्टर नहीं है, ठीक है, ठीक हुए क्योंकि डॉक्टर ने आपको वो दवाई दी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका टॉपिक समाप्त होता है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपकी किताब में दी गई है ना, वो मैं बता दूंगी। दूसरा, ये जो कवक फफूंदी की हम बात करते हैं, कभी अगर आपने मूंगी मूंगी देखी, जो चींटियां होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, टॉपिक खत्म करने के पहले एक छोटा सा, बहुत क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक चीज है आपके बुक में, जो शायद आपको हमेशा याद रहेगी अगर ये लेक्चर आपने सुना होगा, समझा होगा, तो वो फिर कि जो चींटियां होती है ना, वो बिल बनाती है, देखा रहेगा, बिल या फिर टीला बनाती है, छोटा छोटा टीला बनाती है, एकदम ऐसा लगेगा कि रवे के दाने को जमा करके बनाया गया है, वैसे मिट्टी की तरह। तो अगर उनको तोड़ा जाए ना, तो उसमें सफेद सफेद फफूंद निकलती है, ठीक है, कभी अगर आप तोड़ो या फिर आप टूटा हुआ देखो तो उसमें व्हाइट व्हाइट फफूंद दिखती है। तो वो फफूंद क्या होती है ना, चींटियां उससे पोषण प्राप्त करती हैं, यानी कि खाना जमा करती हैं अपना अपना, और उसमें फफूंद लग जाती है ना, उससे भी वो अपना पोषण प्राप्त करती है। इसके अलावा दूसरा, वैज्ञानिकों ने और क्या चीज बताई है कि जो बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, पेड़ों में फफूंद लग जाती है, ठीक है, तो फफूंद अच्छी नहीं लगती है, सफेद सफेद दिखती है, बड़ी गंदी दिखती है, लेकिन उसका महत्व किसके लिए है, जो छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ते रहते हैं ना, वो अपने अंडे उसके अंदर देते हैं, ठीक है, उस फफूंद के अंदर, और वो अंडा उन फफूंदों से पोषण प्राप्त करके इल्ली बनाता है, यानी कि पोषण मिलता है, खाना मिलता है उन छोटे छोटे अंडों को उस फफूंद से, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों, कोई भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है किसी को, किसी को भी कोई डाउट है? किसी के रेजर नहीं है मिस। किसी के हैंड रेज नहीं है तो सर मैं लेफ्ट करूं फिर? ठीक है मिस, चलेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों।